हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि का भार कितना होता है? तो ये होता है 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम होता है। आगे हो जाएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो ये हो जाएगा थायराइड। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है तो ये पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथि गला में पाई जाती है और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि और सबसे छोटी अंतःस्रावी पिट्यूटरी ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन को थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है ये हो जाएगा TSH। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, TSH को स्रावित करता है तो ये करता है पीयूष ग्रंथि। TSH को स्रावित कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि करता है। थायरॉक्सिन है तो थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है। थायरॉक्सिन क्या है? तो आयोडीन युक्त ये अमीनो अम्ल है। घेंघा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से मानव में घेंघा रोग होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है तो ये करता है एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिविरिक ग्रंथि भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? तो रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है अधिविरिक ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। और एड्रिनल ग्रंथि ये दूसरा है और एड्रीनेलिन ग्रंथि ये दूसरा है। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है तो एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। आगे देखेंगे, गाय भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है गाय भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए। ब्रोंकाइटिस एक रोग है और ये है श्वास नली का। ब्रोंकाइटिस किसका रोग है? तो श्वास नली का। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है तो ये आंसू को स्रावित करती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे जनन अंग से संबंधित। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है तो ये होता है वृषण। एंड्रोजेंस स्रावित होता है तो ये वृषण के द्वारा एंड्रोजेंस स्रावित होता है। स्त्रियों में जनन अंग कौन सा होता है? तो स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है। पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोस्टेरोन, ये पुरुष हार्मोन कहलाता है। स्त्रीलिंग हार्मोन कहेगा तो एस्ट्रोन हो जाएगा। एस्ट्रोन स्त्रीलिंग हार्मोन हो जाएगा और एंड्रोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन है। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है तो टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष विकास हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कहते हैं। स्त्री विकास हार्मोन किसे कहते हैं? एस्ट्रोजेन के स्त्री विकास हार्मोन कहते हैं और पुरुष विकास हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, एस्ट्रोजन उत्पादित होता है तो ये पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरोन, ये गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन है। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है तो पुरुष के नसबंदी को वासेक्टोमी कहते हैं और स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं? तो ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। ट्यूबोक्टोमी कहते हैं स्त्रियों के नसबंदी को और वेसेक्टोमी कहते हैं पुरुष की नसबंदी को। अब हम लोग पढ़ेंगे पोषक पदार्थ से संबंधित क्वेश्चन। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो ये प्राप्त होता है गेहूं से, चावल से, आलू से, शर्करा से, मधु से, शकरकंद से तथा गन्ना से। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है।
प्रोटीन होता है, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन क्या होता है? तो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे जे बर्जेलियस ने। प्रोटीन शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्जेलियस ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटीन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रोटीन प्राप्त होता है मटर से, सोयाबीन से, राजमा से, चना से, पनीर से, मछली से, अंडा से तथा दूध से। प्रोटीन मटर से मिलता है, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा एवं दूध से सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटीन बना होता है तो प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन आवश्यकता होती है? तो मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सभी एंजाइम बने होते हैं तो सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन किसका बना होता है? तो ये अमीनो अम्ल से बना होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है मरासमस एवं क्वाशियोरकर बीमारी बच्चों में होता है प्रोटीन के कमी से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, वसा होता है तो वसा ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। वसा क्या होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये वसा होता है। वसा का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में वसा के संश्लेषण होता है। वसा के संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है तो ये करती है वसा। त्वचा रूखी हो जाती है, वसा की कमी के कारण त्वचा क्या होता है? रूखी हो जाती है। वसा का मूल स्रोत क्या है? तो मक्खन और घी। सर्वाधिक मात्रा में वसा प्राप्त होता है मक्खन और घी से। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? तो ये किए थे लुई पाश्चर ने। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध के पीएच मान होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध के प्रोटीन के पचाने वाला एंजाइम हो जाएगा रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, दूध की शुद्धता को मापते हैं। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHC 10% के व्यापारिक नाम कहेगा तो गैमेक्सिन हो जाएगा। दूध खट्टा होता है, दूध में जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है ये हो जाएगा केसिन, जिसके कारण दूध हल्का सफ़ेद होता है। आगे देखेंगे, दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो जाएगा। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होती है तो ये होता है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र कौन सा है? ये हो जाएगा, दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर, ये दूध में वसा मापने का यंत्र है। ब्यूटायरोमीटर दूध में वसा को मापता है। आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित। विटामिन होता है तो विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन के खोज कौन किए थे? तो ये किए थे फंक 1911 में। जल में घुलनशील विटामिन कहेगा तो बी और सी हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा ए, डी, ई और के। विटामिन ए तथा बी की खोज किसने किया था? मैकुलम विटामिन ए तथा बी के खोज किए थे। विटामिन सी की खोज कौन किए थे? होलकट ने विटामिन सी के खोज किए थे। आगे बढ़ेंगे, होलकट ने विटामिन सी के खोज किए थे। और विटामिन डी के खोज कौन किए थे? हॉपकिंस विटामिन डी के खोज किए थे। विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा रेटिनॉल। रतौंधी होता है, विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा दूध, अंडा और पनीर। शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो ये संचित रहता है यकृत यानी कि लीवर में। बेरी होता है, जो बेरी रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B2 के रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 के रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन।
विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो नियासिन विटामिन B3 के रासायनिक नाम हो जाएगा। पेलाग्रा रोग होता है, विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 के रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन B7 के रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन विटामिन B7 के रासायनिक नाम है। विटामिन B11 के रासायनिक नाम क्या है? ये हो जाएगा फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 के रासायनिक नाम हो जाएगा फॉलिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 के रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा साइनोकोबालामिन विटामिन B12 के रासायनिक नाम हो जाएगा। कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन C के रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C के रासायनिक नाम हो जाएगा। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C के कमी के कारण। विटामिन C का स्रोत है, तो विटामिन C के स्रोत हो जाएगा नींबू, संतरा और नारंगी। घाव भरने में सहायक विटामिन है, तो घाव भरने में सहायक विटामिन हो जाएगा विटामिन C। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और एकमात्र विटामिन D है जो कि हार्मोन के रूप में उपस्थित होता है। आगे हो जाएगा, रिकेट्स रोग होता है विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन D का मुख्य स्रोत कहेगा तो सूर्य के प्रकाश हो जाएगा। विटामिन D में पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन D में पाया जाता है। विटामिन E की रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन E की रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल विटामिन E के रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन E की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो जनन क्षमता में कमी विटामिन E की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन K का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन विटामिन K के रासायनिक नाम हो जाएगा। आगे देखेंगे, रुधिर अस्कंदन में सहायता होता है, तो रुधिर अस्कंदन में सहायक होता है विटामिन K। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन K। ये रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन D और K के संश्लेषण किस में होता है? तो मानव शरीर में होता है। मछली के लीवर आयल में प्रचुर होता है, ये होता है विटामिन A और D। मछली के लीवर में कौन सा प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है? A और D दोनों होता है। आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग देखेंगे, हैजा जो है ये जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया भी जीवाणु से होता है, काली खांसी, टेटनस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, और कुष्ठ रोग, ये सभी जो रोग है जीवाणु के कारण होता है। हैजा किसको प्रभावित करता है? तो हैजा प्रभावित करता है आंत को। डिप्थीरिया कहेगा तो डिप्थीरिया प्रभावित करता है गला को। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए DPT के टीका दिया जाता है। DPT का हो जाएगा टेटनस हो जाएगा काली खांसी, और डिप्थीरिया के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? DPT। प्लेग, टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को, और टीबी प्रभावित करता है फेफड़ा को। कुष्ठ रोग एक आता है कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग से कौन संबंधित है? बाबा आमटे कुष्ठ रोग के निवारण से संबंधित है। हैजा होता है जीवाणु से, डिप्थीरिया होता है जीवाणु से, काली खांसी हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा, और कुष्ठ रोग, ये सभी होता है जीवाणु से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक जो एम्पिसिलिन प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो ये बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स किसको नष्ट करते हैं? तो ये करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स का जनक किसे कहते हैं? सेलमैन वाक्समैन को एंटीबायोटिक्स का जनक कहते हैं, सेलमैन वाक्समैन को। हैजा और टाइफाइड होता है, तो ये जल के प्रदूषण से। हैजा और टाइफाइड कहेगा तो ये होता है गंदे जल पीने से, यानी कि साफ जल नहीं पीजिएगा तो हैजा और टाइफाइड हो जाएगा। हैजा जिसे कालरा भी कहते हैं प्रभावित करता है, तो ये भी आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड भी आंत को प्रभावित करता है, टाइफाइड भी प्रभावित करता है आंत को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा टाइफाइड जिसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड का पता लगाने के लिए किसका टेस्ट किया जाता है? तो विडाल टेस्ट होता है।
टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा टाइफाइड अगर रोग होता है इसमें किसका सुई दिया जाता है? क्लोरोमाइसिन औषधि का, क्लोरोमाइसिन औषधि का। संक्रमित चूहे के काटने से होता है, तो चूहे के काटने से होता है प्लेग। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कहेगा तो गर्दन की ग्रंथियां हैं श्वसन तंत्र। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग हो जाएगा गर्दन की ग्रंथियां और श्वसन तंत्र, और ये चूहे के काटने से होता है। आगे हो जाएगा, काली खांसी को कहा जाता है तो परटूसिस कहते हैं काली खांसी को। ट्यूबरकुलोसिस या अचमा रोग होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा। टीबी जो रोग होता है ये माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग हो जाएगा फेफड़ा। टीबी की जीवाणु की खोज कौन किए थे? तो ये किए थे रॉबर्ट कोच। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो यक्ष्मा में। आगे देखेंगे, कह रहा है कि बीसीजी का अर्थ है, बीसीजी का अर्थ हो जाएगा बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो जन्म के तुरंत बाद। डॉट्स यानी टीबी के इलाज का अभियान है, और इसका फुल फॉर्म कहेगा तो ये हो जाएगा डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स के अर्थ हो जाएगा डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग कहेगा तो ये हो जाएगा श्वास नली यानी कि गला। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो टिटनेस से प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। धनुष टंकार या लौकजा कहलाता है तो टिटनस को धनुष टंकार या लौकजा रोग कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है तो ये हो जाएगा डीपीटी। डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया में, काली खांसी में और टेटनस रोग से बचाव के लिए। निमोनिया रोग का कारण है तो निमोनिया होता है जीवाणु के कारण। निमोनिया रोग प्रभावित करता है तो ये प्रभावित करता है फेफड़ा को। निमोनिया जो रोग है ये प्रभावित करता है फेफड़ा को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुष्ठ रोग प्रभावित करता है तो कुष्ठ रोग संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग का अन्य नाम क्या है? तो लेप्रोसी हैंसन रोग ये कुष्ठ रोग का अन्य नाम है। लेप्रोसी रोग या हैंसन रोग ये किसे कहते हैं? तो कुष्ठ रोग के अन्य नाम हो जाएगा। कुष्ठ रोग का उपचार होता है तो एमडीटी दवाओं से कुष्ठ रोग के उपचार होता है। एमडीटी के पूर्ण रूप हो जाएगा मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी में शामिल होता है, ये होता है डेप्सोन हो जाएगा, क्लोफाजिमीन एवं रिफेमिथिन। डेप्सोन, क्लोफाजिमीन एवं रिफेमिथिन। गोनेरिया और सिफिलिस होता है तो ये यौन रोग है। जो गोनोरिया और सिफिलिस है ये क्या है? तो ये यौन रोग है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग देखते हैं तो ये हो जाएगा मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार और निद्रा रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग हो जाएगा मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार और निद्रा रोग। मलेरिया रोग होता है तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी? तो ये किए थे सर रोनाल्ड रॉस। मलेरिया का वाहक कौन है? तो ये मदा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग के वाहक हो जाएगा, यानी कि मदा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आगे देखेंगे, मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो ये प्रभावित करता है पलीहा जिसे तिल्ली कहते हैं। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किए थे? तो ये किए थे मैकुलाच ने। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि कौन सा है? तो ये होता है कुनैन। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि हो जाएगा कुनैन, और कुनैन प्राप्त होता है किससे? तो सिनकोना की छाल से। ORT जिसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं, ये संबंधित ये जो ORT चिकित्सा है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अतिसार से। अतिसार रोग का वाहक है तो ये हो जाएगा घरेलू मक्खी। अतिसार का प्रमुख कारक क्या है? तो रोटा वायरस। अतिसार रोग का वाहक हो जाएगा घरेलू मक्खी, और इसका प्रमुख कारक कहेगा तो रोटा वायरस। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है,
पायरिया बीमारी है तो ये दांत एवं मसूड़े की बीमारी है पायरिया। दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। दांत की बीमारी कैसे होती है तो फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से होता है तो दांतों का क्षरण। पेचिस होता है एंट अमीबा प्रोटोजोआ से पेचिस होता है। एंट अमीबा प्रोटोजोआ से होता है पेचिस। पेचिस रोग प्रभावित करता है तो ये प्रभावित करता है आंत को। कालाजार, कालाजार का कारक क्या है तो लिस्मेनिया परजीवी कालाजार रोग का कारक है। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण निद्रा रोग होता है। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण निद्रा रोग होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा निद्रा रोग का वाहक कौन सा है तो सीसी मक्खी, ये निद्रा रोग के वाहक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कवक जिसे फफूंद भी कहते हैं, कवक जनित रोग। दमा, एथलीट फुट, दमा हो जाएगा, एथलीट फुट हो जाएगा, खाज हो जाएगा, दाद हो जाएगा, गंजापन, ये सभी जो रोग होता है ये कवक के कारण होता है, यानी कि फंगस के कारण होता है। दमा, एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन ये सभी कवक के कारण होता है। एथलीट फुट का कारक कौन सा है तो हो जाएगा ट्राइकोफाइटोन, ये एथलीट फुट के होने वाला कवक का नाम हो जाएगा ट्राइकोफाइटेन। गंजापन का कारण है ये टीनिया कैपेडिस, यहाँ कैपेडिस हो जाए। गंजापन का कारण क्या है तो टीनिया कैपेडिस कवक। एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है तो ये होता है कवक से। एंटीबायोटिक्स का निर्माण किससे होता है तो कवक से होता है। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सेलमैन वॉक्समैन 1942 में। आगे बढ़ेंगे, पहला एंटीबायोटिक्स है तो ये हो जाएगा पेनिसिलिन, ये पहला एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे 1928 में। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक, ये दर्द निवारक दवाएं कहलाती है। विषाणु जनित रोग देखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। विषाणु जनित रोग देखेंगे, विषाणु से होने वाला रोग तो ये हो जाएगा एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस जिसे पीलिया कहते हैं, छोटी माता और गलसुआ, ये सभी जो रोग होता है ये होता है विषाणु से। एड्स हो जाएगा, डेंगू ज्वर हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, ट्रेकोमा हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस जिसे पीलिया कहते हैं, छोटी माता और गलसुआ, ये सभी किससे होता है तो विषाणु यानी कि वायरस के कारण। आगे देखेंगे एड्स का पूर्ण रूप क्या है तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के पूर्ण रूप हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे देखेंगे एड्स से किसे प्रभावित करता है तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स रोग होता है HIV विषाणु से। HIV विषाणु कहलाता है तो ये कहलाता है रेट्रोवायरस। HIV विषाणु क्या कहलाता है तो रेट्रोवायरस कहलाता है। HIV का पूर्ण रूप हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा HIV के पूर्ण रूप। एड्स की जांच होती है तो ये एलिसा टेस्ट के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा एलिसा का पूर्ण रूप है तो ये हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे ये एलिसा का पूर्ण रूप है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने किए थे पोलियो के टीके की खोज। और पोलियो ड्रॉप्स की खोज किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने। पोलियो के टीके की खोज किए थे जोनास साल्क ने और पोलियो ड्रॉप्स की खोज किए थे अल्बर्ट साबिन ने। पोलियो से प्रभावित अंग कौन सा है तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। पोलियो से प्रभावित अंग ये हो जाएगा तंत्रिका तंत्र और टेटनस भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। साल के टीका संबंधित है तो ये संबंधित है पोलियो से। साल के टीका के आविष्कारक कौन है तो ये हो जाएंगे जोनस साल्क। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1995 में। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था, तो ये किया था 27 मार्च 2014 को। चेचक होता है तो चेचक होता है वेरियोला जोस्टर विषाणु से। चेचक किसके कारण होता है? वेरियोला जोस्टर विषाणु से। चेचक प्रभावित करता है तो ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किए थे। आगे हो जाएगा, विश्व में चेचक का उन्मूलन वर्ष कौन सा है? तो 1980। सार्स है तो ये विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स क्या है? विषाणु जनित श्वसन रोग है। सार्स होता है तो ये कोरोना वायरस से। सार्स जो होता है ये कोरोना वायरस से होता है। सार्स का पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स के पूर्ण रूप हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, रेबीज प्रभावित करता है तो रेबीज भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया होता है तो ये रेबीज के विषाणु के द्वारा। जल से भय रोग का लक्षण क्या है? तो ये हो जाएगा रेबीज। रेबीज में जल से भय होता है। रेबीज होता है तो पागल कुत्ते के काटने से। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो ये किए थे लुई पास्चर ने। हड्डी तोड़ जोड़ कहलाता है तो डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ जोड़ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, डेंगू का वाहक है तो डेंगू के वाहक कहेगा तो एडिस एजिप्ट मच्छर हो जाएगा। डेंगू बुखार में कमी हो जाती है तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जापानी इंसेफेलाइटिस होता है तो ये होता है विषाणु के द्वारा। जापानी इंसेफेलाइटिस होता है तो ये विषाणु के द्वारा होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सूअर। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक कहेगा तो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सूअर। पीला बुखार क्या है? तो यह वायरस जनित बीमारी है पीला बुखार। पीत ज्वर फैलता है एडिस एजिप्ट मच्छर के काटने से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू वायरस जनित बीमारी है। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो H1N1। बर्ड फ्लू क्या है? तो ये विषाणु जनित बीमारी है और बर्ड फ्लू वायरस के नाम हो जाएगा H5N1। यानी कि स्वाइन फ्लू होता है H1N1 विषाणु के द्वारा और बर्ड फ्लू होता है H5N1 विषाणु के द्वारा। हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो ये हो जाएगा त्वचा। पीलिया जिसे हेपेटाइटिस भी कहेंगे, पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? यकृत यानी कि लीवर। रानीखेत बीमारी फैलती है तो ये फैलती है वायरस के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, रानीखेत बीमारी संबंधित है तो ये संबंधित है मुर्गियों से। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है तो ये होता है विषाणु के द्वारा। एथलीट फुट कवक से होता है और फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। जीका वायरस फैलता है तो जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। इबोला है तो ये पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक रोग है। इबोला क्या है? तो पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक रोग है। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जीवाणु विभोजी। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विभोजी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, छोटी माता रोग होता है तो ये जल प्रदूषण से छोटी माता रोग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोना यानी कि कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन। कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई थी? 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से। कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से हुई थी। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कोविड-19। कोरोना का आधिकारिक नाम हो जाएगा कोविड-19। कोविड का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा कोरोना वायरस डिजीज। कोविड का पूर्ण रूप हो जाएगा कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित की गई थी 11 मार्च 2020 को। WHO के द्वारा वैश्विक महामारी घोषित की गई थी। आगे बढ़ेंगे, कोरोना वायरस से प्रभावित अंग कहेगा तो ये हो जाएगा फेफड़ा। भारत में कोरोना का पहला मामला कहाँ पे देखा गया था? तो ये देखा गया था केरल में। भारत में कोरोना का पहला मामला कहाँ देखा गया था? तो ये देखा गया था केरल में। भारत में कोविड-19 का टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2021 को। भारत में
कोविड-19 का टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 में हुआ था। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत के पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट्स कौन सा है? तो ये हो जाएगा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट्स कौन सा है? तो अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, गामा हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा और ओमिक्रॉन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डेल्टा वेरिएंट्स का प्रथम परमाणु कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत से। ओमिक्रॉन का प्रथम परमाणु प्राप्त हुआ है तो दक्षिण अफ्रीका से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कृमि जनित रोग। प्रमुख कृमि जनित रोग कौन कौन सा है? तो फाइलेरिया हो जाएगा, टीनिएसिस हो जाएगा और एस्केरियासिस हो जाएगा। फाइलेरिया हो जाएगा, टीनिएसिस हो जाएगा और एस्केरियासिस हो जाएगा। ये किससे होता है? तो ये होता है कृमि से। फाइलेरिया रोग होता है तो ये वाउचेरिया कृमि से फाइलेरिया रोग होता है। वाउचेरिया कृमि से फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया कृमि का संचरण होता है तो ये मदा क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फाइलेरिया कृमि का संचरण होता है। हाथी पाँव रोग किसे कहते हैं? तो फाइलेरिया रोगों को हाथी पाँव रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पैर हाथी के पैर जैसा मोटा फूलने लगता है। आगे देखेंगे, टीनिएसिस रोग होता है तो टीनिया सोलियम परजीवी से, टीनिएसिस रोग जो होता है टीनिया सोलियम परजीवी से होता है। एस्केरियासिस रोग का कारण क्या है? तो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निमोटोड। एस्केरियासिस रोग का कारण क्या है? तो एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक निमटोड। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे वसांगत और अनुवांशिकी संबंधित रोग। आनुवांशिक रोग कौन कौन सा है? तो ये जगह वर्धनता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और विल्सन रोग। अनुवांशिकी रोग कौन कौन सा हो जाएगा? वर्धनता हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा और विल्सन रोग हो जाएगा। वर्धनता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो लाल और हरा रंग के पहचानने की क्षमता नहीं होती है वर्धनता रोग में। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धनता का वर्णन किया गया था तो ये किया गया था हेर्नर के द्वारा 1876 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा रक्त थका नहीं जमता है किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में रक्त के थका नहीं जमता है। रक्त के थका किस में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में। शाही बीमारी कहलाता है, हीमोफीलिया जो रोग है ये इसे शाही बीमारी भी कहते हैं। थैलेसीमिया प्रभावित करता है तो ये भी रक्त को प्रभावित करता है। विल्सन रोग क्या है? तो दुर्लभ अनुवांशिक विकार, ये विल्सन रोग है। दुर्लभ अनुवांशिक विकार विल्सन रोग है। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है तो ये होता है कॉपर। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है तो कॉपर होता है। आगे बढ़ेंगे, आँखों से संबंधित रोग देखेंगे। आँखों से संबंधित प्रमुख रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा औंधनता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। आँखों का उपचार करने वाला कहलाता है तो ये कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ये आँखों का उपचार करने वाला कहलाता है। ट्रेकोमा व ग्लूकोमा बीमारी है तो ये किसकी बीमारी है? तो आँखों का। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, इसमें क्या होता है? तो इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जौन सा रोग आपको होगा वही दिखाई देगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको निकट की ही वस्तु दिखाई देगी। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपर मायोपिया भी कहते हैं। इसे दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और निकट की नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की नहीं। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का। खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है, यानी खड़ी और पैरेलल लाइन में अंतर नहीं कर पाता है अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति। अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति ये खड़ी और पैरेलल लाइन में अंतर नहीं कर पाता है। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को, जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं, ये जरा दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं ये पास और
पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से नहीं दिखाई देता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, तो पास हो या दूर हो दोनों स्थान की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है द्विफोकल लेंस, यानी कि ऊपर अवतल रहेगा और नीचे क्या होता है, कहीं कहीं देखिएगा कि लेंस में जो होता है चश्मा में दो प्रकार के लेंस लगता है, बीच में उतल रहेगा और किनारे अवतल रहेगा, या किनारे अवतल रहेगा और बीच में उतल रहेगा। उसे ही क्या बोलते हैं, तो द्विफोकल लेंस बोलते हैं, जो कि जरा दृष्टि दोष के निवारण में प्रयोग होता है। आगे देखेंगे, वड़नधानता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है, तो ये अंतर नहीं कर पाता है लाल और हरा रंग में। जो वड़नधानता रोग से ग्रसित व्यक्ति होंगे उनको लाल और हरा रंग में अंतर पता नहीं चलेगा। ग्लूकोमा में आंख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। ग्लूकोमा में क्या होता है, तो आंख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैंसर रोग से संबंधित प्रश्न। कैंसर का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर जांचने की विधि क्या है, तो ये हो जाएगा बायोप्सी टेस्ट। कैंसर जांचने की विधि बायोप्सी टेस्ट है। कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं कार्सिनोजेन। कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाते हैं तो कार्सिनोजेन। कीमोथेरेपी की जाती है, तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी की जाती है। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर के इलाज में। आगे देखेंगे, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो ये गामा किरण है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, गामा किरण के उत्सर्जित करता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है यूं वृक्ष से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो यूं वृक्ष से। ल्यूकीमिया है, ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकीमिया क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ब्लड का कैंसर कहलाता है, ब्लड का कैंसर ल्यूकीमिया कहलाता है। फास्फोरस 32 का उपचार, यानी कि फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है, तो ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस 32 का प्रयोग होता है ल्यूकीमिया के उपचार में। और ल्यूकीमिया क्या है, तो ब्लड का कैंसर कहलाता है, यानी कि ल्यूकीमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर को क्या कहते हैं, तो ल्यूकीमिया कहते हैं। इसके उपचार में फास्फोरस 32 उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, त्वचा का कैंसर कहलाता है, तो ये कहलाता है कार्सिनोमस। त्वचा का कैंसर को कार्सिनोमस कहते हैं। आँख के कैंसर कहलाता है रेटिना ब्लास्टोमा। रेटिना ब्लास्टोमा आँख के कैंसर को कहते हैं। हड्डी का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ। हड्डी का कैंसर रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, जिसमें रेडियम और प्लूटोनियम हो जाएगा। ये किससे होता है हड्डी का कैंसर, तो रेडियोधर्मी पदार्थ से, और इसके अंतर्गत आता है रेडियम और प्लूटोनियम। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है, ये कहलाता है ट्यूमर। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है, तो ये कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। कैंसर प्रभावित कोशिका को ट्यूमर कहते हैं और मस्तिष्क का कैंसर को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। आगे देखेंगे, ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानी का प्रयोग करते हैं, तो आर्सेनिक 74। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है, तो आर्सेनिक 74 होता है। अन्य रोग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ग्वाइटर जिसे घेंघा रोग कहते हैं, घेंघा रोग होता है तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, मिनीमाता रोग शरीर के किस धातु के अधिकता या विषाक्तता के कारण होता है, तो पानी में पारा के अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, तो मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग से प्रभावित अंग हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। मिनीमाता रोग सर्वप्रथम पाया गया था, तो सर्वप्रथम ये पाया गया था जापान में। एनीमिया रोग होता है, लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है तो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। लोहे की कमी के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया रोग होता है। आगे देखेंगे, सूखा रोग जिसे रिकेट्स कहते हैं, ये प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। मस्तिष्क का एक विकार है, तो ये अल्जाइमर, ये मस्तिष्क का एक विकार है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, तो कुपोषण होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएंगे, बच्चों में क्वाशियोकर एवं मरासमस की बीमारी होती है, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है
थायरॉक्सिन की कमी के कारण, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसकी कमी के कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो ये थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आने लगता है। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग कहेगा तो ये हो जाएगा मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग हो जाएगा मस्तिष्क। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है सिलिकोसिस रोग संबंधित है तो ये फेफड़ा से संबंधित है। सिलिकोसिस रोग फेफड़ा से संबंधित है। इटाई जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो जल में कैडमियम धातु के अधिकता से कौन सा रोग होगा? इटाई। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, नाइट्रेट की अधिकता के कारण जल में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि के पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है ऑटो एनालाइजर का। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि के पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑटो एनालाइजर का। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है तो ये कहलाता है ऑटोप्सी। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है तो ऑटोप्सी कहलाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है? तो ये होती है बेरी। जो पॉलिश युक्त चावल होता है इसमें विटामिन B1 की कमी हो जाता है, इसलिए पॉलिश युक्त चावल खाने से बेरी रोग होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो हृदय की धड़कन के नियंत्रण में महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम अल्पता से होता है तो ये होता है निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक में किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो ये होते हैं फुसफुस, ये होता है फुसफुस धूलियता से। जो कोयला के खदान में कार्य करते हैं उसमें कौन सा रोग होता है? तो ये होता है फुसफुस धूलियता। एनोसीमिया रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति कम हो जाता है। एनोसीमिया रोग में क्या होता है? तो सूंघने की जो शक्ति होता है ये इसमें कमी आ जाती है। एपिडर्मिक रोग संबंधित है तो ये संबंधित है त्वचा से। एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है। आगे देखेंगे ब्रोंकाइटिस कहेगा, ब्रोंकाइटिस से संबंधित एक आता है ब्रोंकाइटिस संबंधित है आँख से, और ये है ब्राइटिस रोग प्रभावित करता है तो ये गुर्दा के। ब्राइटिस जो रोग है ये गुर्दा को प्रभावित करता है। ऑस्पोंडिलाइटिस प्रभावित करता है तो ये मेरुदंड को। ऑस्पोंडिलाइटिस जो प्रभावित करता है मेरुदंड को प्रभावित करता है। MRI प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए। कौन सा टेस्ट होता है? MRI टेस्ट। MMR का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में। जो MMR के टीका लगाया जाता है ये लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में। MRI के फुल फॉर्म कहेगा तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा, जिससे संपूर्ण शरीर के असामान्य विकृति का पता लगाया जाता है। आगे देखेंगे BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है असित रंध्रा के पहचान में। असिथि रंध्रता के परीक्षण के लिए BMD टेस्ट होता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के टेस्ट के लिए BMD टेस्ट किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होने वाला अंग कहेगा तो ये हो जाएगा हड्डी, और इसे जांच करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं, तो रोग फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उसे वाहक कहते हैं। रोग फैलाने वाले कीड़े को क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है तो ये होता है गठिया। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से गठिया रोग होता है। गठिया रोग प्रभावित करता है तो ये प्रभावित करता है जोड़ों को। गठिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये जोड़ों को प्रभावित, यानी कि जो मानव शरीर में जोड़ है उसे प्रभावित करता है। आगे देखेंगे सिरोसिस रोग प्रभावित करता है तो ये प्रभावित करता है जिगर को। सिरोसिस किसको प्रभावित करता है? तो जिगर को। घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव्य क्या है? इसे कहते हैं मवाद। ल्यूकोडर्मा है तो ये त्वचा रोग है। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओटोस्कोप का प्रयोग करते हैं कान के पर्दे की जांच के लिए। गुर्दे की पथरी होती है तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जीलेट की। गुर्दे की जो पथरी होती है ये कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनी होती है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए या जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।